दफन 32। गहरा अंधकार से घिरा एक वीरान जंगल था, जिसमें ठंडी हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चारों ओर पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी डरावनी आकृति का रूप लिए खड़ी थी। पलक इस अंधकार में जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर उस समय डर साफ साफ नजर आ रहा था। डर से उसकी सांसें तेज चल रही थी। पलक घबराई हुई आवाज में इधर उधर देखती हुई चीखी, अनिकेत, अनिकेत, आप कहाँ हैं? लेकिन आवाज की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। पलक जंगल के बीच दौड़ने लगती है, लेकिन उसके कदम जैसे भारी हो जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी दूर से उसे एक धीमी दम तोती हुई आवाज सुनाई देती है, पलक, पलक, मेरी मदद करो, पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। पलक आवाज की दिशा में देखने की कोशिश करती है। अचानक जंगल के बीच एक अजीब सी रोशनी दिखती है। वह रोशनी किसी बंद ताबूत के चारों ओर से आ रही होती है। ताबूत पर मोटे मोटे ताले जड़े हुए थे। ताबूत की सतह पर पुराने और अजीब इंस्क्रिप्शन बने हुए हैं, जो हल्के से चमक रहे थे। पलक डर और चिंता के बीच कांपती हुई दोबारा चीखी, अनिकेत, क्या आप यही है? पलक अब आवाज पर ध्यान देती है। उसे ताबूत के अंदर से जोर जोर से अनिकेत की आवाज आने लगती है। वह घुटन और दर्द में कराह रहा था। अनिकेत की तड़पती हुई आवाज उसे सुनाई पड़ी, पलक, पलक, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अनिकेत की आवाज सुनते पलक दौड़कर ताबूत के पास पहुँचती है, लेकिन तभी उसके कदम जमीन में धंसने लगते हैं। वह ताबूत तक पहुँचने के लिए पूरी ताकत लगाती है, लेकिन वह हिल भी नहीं पाती। तभी वह देखती है कि चारों ओर से घने काले साए उठने लगते हैं। साए धीमी, गूंजती हुई आवाज में कहने लगे, तुम उसे बचा नहीं सकती, यह उसकी नियति है। इसके बाद साए ताबूत के चारों ओर घूमने लगते हैं। उनकी हंसी डरावनी और दर्दनाक थी। ये दृश्य देखते पलक के हाथ कांपने लगते हैं। वह साए की तरफ चीखते हुए कहती है, तुम लोग कौन हो? ताबूत के अंदर से अनिकेत की चीखें तेज हो जाती हैं। ताबूत हिलने लगता है और ताले अपने आप कसने लगते हैं। पलक अपनी पूरी ताकत लगाकर ताबूत तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके होते हैं। उसकी चीखें भी सायों के शोर में दब जाती हैं। पलक महसूस करती है कि अनिकेत की आवाज कमजोर होती जा रही थी। पलक, मुझे बचा लो। धीरे धीरे ताबूत गायब होने लगता है और उसके साथ अनिकेत की आवाज भी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा जाता है। अगले ही क्षण पलक के चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। वह चिल्लाती है, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आता। अनिकेत को न पाकर पलक आंसुओं में डूबी हुई बिलख उठती है। अनिकेत, मैं आ रही हूँ, रुकिए, पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। तभी पलक को अपने पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई महसूस होती है। जैसे ही वह नीचे देखती है, उसे लगता है कि वो किसी दलदल में खड़ी है। दलदल धीरे धीरे उसे अपने अंदर खींचने लगता है। पलक जोर से चीखते हुए, नहीं, मुझे जाने दो, मैं अनिकेत को बचाऊंगी। दलदल उसे अपने अंदर खींच लेता है। तभी एक तेज झटका लगता है और पलक अचानक अपनी चीख के साथ उठ बैठती है। वह हड़बड़ाई हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वह देखती है कमरे में अजीब सा सन्नाटा है और खिड़की से बाहर ठंडी हवा के झोंके पर्दों को हिला रहे थे। पलक घबराई हुई सांसें लेती है। वह अपने आसपास देखती है और महसूस करती है कि वह अपने कमरे में है और उस वक्त दोपहर का समय था। उसे याद आता है कि वह उस वक्त जरा सी झपकी लेने बस सोफे में लेटी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अब वह धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करती है। पलक गहरा श्वास खींचती हुई अपने आप से कहने लगी, ये सपना था, लेकिन यह इतना सच जैसा क्यों लगा? अनिकेत, मुझे कॉल करना होगा उन्हें। अगले ही पल वह तुरंत पास रखे अपने फ़ोन को उठाकर अनिकेत का नंबर डायल करती है। फ़ोन रिंग करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पलक घबराहट भरे स्वर में खुद से कहने लगी, अनिकेत, प्लीज़ फ़ोन उठाए न, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कॉल बार बार करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता।
परेशान होकर वह एक संदेश टाइप करने लगती है। अनिकेत, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, प्लीज जैसे ही फ्री होए मुझे कॉल करिए, मैं आपके लिए परेशान हूँ। वह संदेश भेजती गहरा उच्छ्वास लेती फोन को कसकर पकड़ लेती है। तभी बबली, जो चाय लेकर आई थी, कमरे में दाखिल होती है। दीदी, ये लीजिए आपकी चाय। चाय रखती हुई वह पलक का चेहरा गौर से देखती हुई कहने लगी, अरे दीदी, आप इतना पसीना पसीना क्यों हो गई? क्या कमरे का इस बड़ी ही ठीक नहीं चल रहा? अगले ही पल खुद को ही जवाब देती के उठी, कमरा तो ठंडा है। सामने बबली को देख पलक थकी और चिंतित आवाज में कहने लगी, बबली, अनिकेत जी का फोन नहीं लग रहा है। ओह, तो आप इससे परेशान है? हो सकता है दीदी वहाँ नेटवर्क न हो, मेरा भी फोन ऐसा है, अपने आप ही कभी कभी उसका नेटवर्क उड़ जाता है। ये बात नहीं है, मैंने इतनी बार कॉल की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब की बबली मामूली सी मुस्कान के साथ कहने लगी, अरे दीदी, आपको तो पता है साहब जी जब काम में बिजी रहते हैं तो फोन नहीं उठाते। आप परेशान मत होइए, जब फ्री होंगे तब आपको जरूर कॉल करेंगे। वैसे भी साहब जी कभी आपको बिना बताए रह सकते हैं भला? पलक अब थोड़ा शांत होते हुए कहती है, हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं ही ज्यादा घबरा गई थी। पलक थोड़ा पानी पीती है और फिर बबली से पूछती है, अच्छा रचित कहाँ है? बबली जल्दी से कहती है, साहब जी तो कमरे में हैं, कुछ पढ़ रहे थे शायद। ये सुनते पलक सिर हिलाती है। तभी बबली का ध्यान पलक के फोन पर जाता है, जो दोबारा बजने लगता है। इससे बबली खुश होकर कहती है, देखिए दीदी, मैंने कहा था ना, साहब जी का फोन आ जाएगा, ये लीजिए कॉल आ गया। पलक भी जल्दी से फोन उठाती है, लेकिन स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखकर उसका चेहरा उदास हो जाता है। पलक हल्की नाराजगी भरे स्वर में कहती है, यह उनका फोन नहीं है, ये तो स्वरा का है। बबली हैरानी से देखती हुई कहने लगी, अरे स्वरा मैम का फोन? अच्छा, आप बात करिए, मैं चलती हूँ। पलक अनमने भाव से फोन उठाती है। हेलो स्वरा, उस पार से स्वरा चहकते हुए कहती है, हेलो पलक जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बस ये बताने के लिए कॉल कर रही थी कि आज शाम मैं तमन्ना को लेकर आपके घर आ रही हूँ, सोचा चाय पर बात करेंगे। वैसे भी रचित और तमन्ना को एक दूसरे को समझने का थोड़ा मौका देना चाहिए, है ना? इस पर पलक बिना उत्साह के जवाब देती है, ठीक है, आप आ जाइए। स्वरा, जो पलक के स्वर को भांप नहीं पाती, अपनी बात आगे बढ़ाती हुई कहती है, ओह, और एक और अच्छी खबर है, डिपार्टमेंट ने अनिकेत सर की ऑन वर्क लीव अप्रूव कर दी है। इससे उनकी ये लीव उनका डिपार्टमेंट वर्क में ही शो करेगी, फिर जब सर वापस आएंगे तो अपनी पर्सनल लीव भी ले सकेंगे। पलक थोड़ा राहत महसूस करते हुए कहने लगी, ये तो अच्छी बात है, धन्यवाद स्वरा। ओके, तो शाम को मिलते हैं, बाय। पलक फोन काटकर गहरी सांस लेती है। वो खिड़की की ओर देखती है, जहां हल्की हवा के झोंके अभी भी पर्दों को हिला रहे हैं। वह सोच में डूबी हुई खुद से कहती है, अनिकेत, आप कहाँ हैं? पता नहीं क्यों आपके लिए मेरा मन घबरा रहा है, सब कुछ ठीक है न? पलक अनिकेत के लिए अपनी चिंता को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन का डर उसे बार बार परेशान कर रहा है। वह अनिकेत का चेहरा याद करके खुद को शांत करने की कोशिश करती है। अब उसे बालकनी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो परी की थी, जो शायद अपने खेल में ही मस्त खिलखिला रही थी। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।